वो बार वायरल वालों सॉन्ग सुनाई दे। अब वो हम आपको लास्ट में सुनाइए, अब नहीं सुनाइए। एक दिन में 4 बार गब्बा लेते हैं गाना। अब एक गाना तुम लोग अफत्ता तो नहीं हो सुनेंगे हैं? जे आप चाहे जितने ये मर्जी सब तुम्हारी है। कोई प्यार भूल के मत करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। चाहे जितने कदल से ये मर्जी सब तुम्हारी है। बच्चों की तरह हरकत करता, मैंने जान से ज्यादा चाहत था तुझे, पूरे ये दिल तुझ पर करता। मैंने खुशियां सारी और ये 101 रुपए जोगिंद्र ठेकेदार ग्राम बनपोई फरकाबाद, इनकी तरफ से आए बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। बोली राधा रानी सरकार की। महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित, आज कंस जो है जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो कंस के उत्पात बढ़ने लगे, अत्याचार बढ़ने लगे, पाप करने लगा कंस। मथुरावासी सभी कंस के उत्पात से बड़े परेशान हो गए। अब मथुरावासी कंस से कुछ इसलिए नहीं कहते क्योंकि कंस जो है वो उग्रसेन का लड़का है, राजा का लड़का, तो इसलिए महाराज डर की वजह से मथुरावासी जो है वो कंस के अत्याचार चुपचाप सह लेते हैं। धीरे धीरे जब समय बीत रहा है, कंस और सयाना हुआ तो परीक्षित जी कौन गायब हुए? अच्छा, तो आज दादा कंस संत महात्माओं को सताने लगा। संत महात्मा कहीं यज्ञ हवन करते हुए मिल जाते तो उनके हाथ पैर में बेड़ियां डलवा करके और महाराज जेलों में डाल देता। पाठशालाओं में कंस ने पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटने लगी, कंस महाराज गलत संगत में पड़ गया, ऐसे अत्याचार करने लगा। कंस की शिकायतें आने लगी उग्रसेन के पास। तो उग्रसेन ने एक दिन कंस को अपने पास बुलाया और पास बुला करके उग्रसेन ने कहा, कंसराज ये बताओ, तुम राजा के लड़का हो और राजा के लड़का होकर के तुम पाप अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये अधर्म करना तुम छोड़ दो और जैसे हम अपनी प्रजा को चला रहे हैं वैसे तुम भी मेरा सहयोग करो, प्रजा का भला करो, ना कि प्रजा का बुरा करो। इसलिए तुम प्रजा को सताना छोड़ दो। उग्रसेन ने जब कंस को ये शिक्षा दी तो कंस ने उग्रसेन से कहा, पिताजी ऐसा करो, तुम्हारे ऊपर अब आ गया है बुढ़ापा और बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब, इसलिए ये राज्य मुझे दे दो और तुम अब आराम करो। अच्छा, कोई बाप अपने लड़का से कहे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो लड़का यही तो कहता है कि पापा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है बुढ़ापे पे। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि जो जिंदगी लड़का जी रहा है वो जिंदगी बाप ने जी करके छोड़ दी। बताओ, अगर हम अपनी बात करें, हम किसी और का उदाहरण नहीं दे रहे, हम अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। आप जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अभी हमने तो जिंदगी जीना प्रारंभ किया है। सोचने वाली बात है कि अभी हमने जिंदगी जीना प्रारंभ किया है। अभी हमने जिंदगी में देखा क्या है? अब
अभी तो हम और देखेंगे जिंदगी, तभी तो मुझे जीवन का अनुभव होगा। और आप लोग तो अनुभव कर चुके हैं और आप लोगों की तो जिंदगी अनुभव करते ही करते जाने वाली है। तो फिर हमसे ज्यादा तो विद्वान ज्ञानी आप लोग हैं। हम आपको क्या ही ज्ञान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें उतना अनुभव नहीं है जितना अनुभव बुजुर्गों को है। सही बताए ना, जितने अभी हमारे यहाँ नौजवान लोग बैठे हैं जी, पूरे दिन में 10 मिनट निकाल करके बुजुर्गों के पास बैठना प्रारंभ कर दो। हम इस व्यासपीठ से कह रहे हैं कि दुनिया में किसी भी जंग में चले जाना, तुम्हारी हार नहीं होगी, हार नहीं होगी। क्योंकि बुजुर्गों के पास बैठने से हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। और जब तक हमें जिंदगी का अनुभव नहीं होगा तब तक हम जिंदगी जी नहीं सकते। एक बार की आपको बात बताएं, शायद आपने ये दृष्टांत सुना हो कि महाराज जहां पर किसी भी काम में या किसी भी आयोजन में जब तक बड़े बूढ़े शामिल नहीं होते तब तक कोई आयोजन पूरा नहीं हो पाता है। एक समय की बात बताएं, परीक्षित जी गांव से एक लड़का की बारात गई नहीं, मतलब लड़के की शादी फिक्स हुई। शादी जब फिक्स हुई तो जिस लड़की के साथ शादी फिक्स हुई उस लड़की के बाप की शर्त थी लड़के से कि लला बारात लेके तो तुम आइयो, लेकिन बारात में सब नई लड़का ले आइयो, काऊ बूढ़े आदमी को न ले आइयो। तो लड़का अब ब्याह की खुशी रहे, सो बने कही ठीक ससुर जी नयन को ले आइए, बूढ़े को काऊ को नहीं ले आइए। धीरे धीरे महाराज बारात का दिन आया तो लड़के ने जितने भी नई लड़का रहे रिश्तेदारी में घर परिवार में सब नयन की बारात तैयार करी, नई फौज बारात तैयार करी। वो लड़का को जो बाप रहे सो चौखट पकड़े खड़ो कि कहूँ मेरे लला कह देवे कि पापा तुम आओ चलो। लड़का ने झूठी नहीं कही कि पापा चलियो। अब लड़के का बाप खड़ा बेचारा चुपचाप लड़के के मुंह की तरफ देख रहा। लड़का तैयार हो गया, दूल्हा बन गया, सारी रस्में हो गई, बस गाड़ी में बैठने ही वाला था। तब तक महाराज लड़के का नाना आ गया। नाना ने कहा अपने बाप को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, काऊ बूढ़े आदमी को न ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नहीं लिवाए जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है, हम बारात में जरूर चले। लड़के ने कहा नाना जी चलो तो, लेकिन बारात लड़की के बाप ने कहा है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए और तुम चले गए तो फिर शादी नहीं होगी, तो तुम ना जाओ, एक बार शादी करके घर आ जाए, फिर तुम बेशक मेरी ससुराल में ही डरे रही हो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आज न जाओ ब्याह करके घर आए जान दो। नाना जी ने कहा नहीं हम जाएंगे, कैसे भी ले चलो, लेकिन ले चलो। नाना जी ने जिद पकड़ ली तो लड़का ने सोची अब नहीं मान रही हो तो फिर ठीक है नाना जी चलो। सो परीक्षित जी जोन सी गाड़ी में लड़का बैठो है तो बाई गाड़ी की डिग्गी में नाना जी को डाल लो और नाना जी को डाल के महाराज चले। चलते चलते पहुंचे हैं बारात लड़की के गांव में। जैसे ही लड़की के गांव में बारात पहुंची तो सबसे पहले तो लड़की के बाप ने देखी कि देखे बारात में कोई बूढ़ो आदमी तो नहीं है। सो कोई बूढ़ो नहीं, सब नयन की फौज रहे। आगे लड़का बड़ा, उसका महाराज द्वार चार हुआ। द्वार चार जानते हो? हाँ, द्वार चार के लिए लड़का पहुंचो। सो जैसे ही पटाखा ठाड़ो भाव सो ससुर जी की फिर फरमाइश आई, बोले लला अब ब्याह तुम हो तो वही हुई है जब तुम मेरी एक और शर्त माने हो, तुम मेरी एक और शर्त माने हो। लड़के ने कही अब कौन सी शर्त है ससुर जी? तो ससुर जी ने कहा कि मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है, तुम पानी की जगह दूध बहाए दो तो हम अपनी बिटिया को ब्याह तुम्हें संगे कर दिए। अब बाराती आए एक दूसरे के मुंह घाई देख रहे, एक दूसरे के मुंह घाई देख रहे कि जू ब्याह कैसो जा शर्त कैसी कि नदी में पानी की जगह दूध बहाए दो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? तो अब जो और बाराती आ रहे उनने योजना बनाई, बोले भैया अब मार बजिए जितना जल्दी हो सके पतरी करी पकड़ो भाजो इनते आधे रहे सो आधे तो भाजिए परीक्षित जी प्राण बचाई के। लड़का अकेले उठाड़ो। लड़का ने ससुर से कही ससुर जी जब बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि पानी की जगह नदी में हम दूध बहा दें?
शादी कर दो चुपचाप, क्यों शर्त पे शर्त रख रही हो? लड़की के बाप ने कहा नहीं नहीं, शादी तो तभी होगी जब नदी में पानी की जगह तुम दूध पाओगे। लड़का ने कही तो तुम मानियो ना है? बोले बिल्कुल नहीं। तो फिर लड़का ने कही ठीक, अपनी बिटिया अपने ढेगा रखो, हम तो जा रहे। सो लड़का गुस्सा में महाराज चलन लगो, बाई गाड़ी में बैठो, जो गाड़ी की डिग्गी में नाना जी पड़े थे। लड़का सोचने लगो लौट के तो जा ही रहे, तो नन्ना जी जी काई सड़ रही डिग्गी में, तो बाहर निकालो है। सो नाना जी को बाहर निकालोगो। नाना जी ने कही का बात लला, बहू कहाँ है? बहुत जल्दी प्यार कर ले है बहू का। सो महाराज लड़का ने कही कहूँ बहू नहीं है, चलो। नाना जी ने कहा क्या हुआ, कछु तो बताओ। लड़के ने कहा वो लड़की के बाप की शर्त है कि नदी में हम पानी की जगह दूध बहा दे तभी शादी होगी। तो नाना जी ने कहा तो क्या हुआ, तुम बहा देते दूध? लड़के ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि हम पानी की जगह दूध बहा दें? हम दूध नहीं बहा सकते। नाना जी घर लौटा ले चलो बारात को। नाना जी ने कही लला बारात लौटा रहो ना, तुम जाओ और जाए के तुम लड़की के बाप से कहियो कि सुनो ससुर जी, तुम कह रहे हो ना कि हम पानी की जगह दूध बहा दें, तो तुम ऐसा करो कि तुम पूरी नदी को पानी खाली करवा दो, दूध हम बहा दिए। अब जो लड़का पहुंचा तो लड़के ने अपने ससुर जी से कहा ससुर जी तुम ऐसा करो कि दूध हम नदी में बहा दिए, पहले तुम्हारी अगर ताकत है तो तुम पानी पूरा खाली करवाए दो। सो लड़की के बाप के दिमाग में झटका लगो, बारात में देखे कहाँ बूढ़ो आदमी छिप गया। हाँ कोई बूढ़ो जरूर आओ। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है परीक्षक जी कि जब तक काम में बड़े बूढ़े शामिल नहीं हो तो काम पूरा नहीं हो। बोली वहां के बिहारी लाल की ताली बजा करके बोलेंगे।